नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। भारत एक लोकतंत्र जिसकी नींव में है आजादी, अधिकार और आवाज। लेकिन इस देश के इतिहास में एक ऐसा भी वक्त आया जब संविधान तो था लेकिन अधिकार नहीं थे, संसद तो थी लेकिन विपक्ष नहीं था, अखबार तो थे लेकिन स्याही नहीं थी, आवाजें तो थीं लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। उस दौर में सवाल पूछना गुनाह बन गया, बोलना बगावत और चुप रहना मजबूरी। यह कहानी है उस अशुभ ग्रहण की जिसकी काली छाया ने 21 महीने तक हमारे संविधान को अंधेरे में कैद करके रख लिया था। और लोकतंत्र जिसे हमने संघर्षों से पाया था, वो एक परिवार की मर्जी में उसकी जागीर बनकर कैद हो गया था। यह कहानी है 25 जून 1975 की रात से शुरू होने वाली उस इमरजेंसी की जिसने लोकतांत्रिक भारत को पहली बार तानाशाही के हवाले कर दिया। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे इसी इमरजेंसी का क्रूर सच। आज हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी के दौरान कैसे मीडिया का गला घोटा गया था, कैसे पत्रकारों की कलम को गिरवी रख लिया गया था, और जो नहीं झुके उन पत्रकारों को सलाखों के पीछे ठूस दिया गया था। यह 50 साल पुराना पाप इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आज भी कुछ लोग बार बार मीडिया की आजादी की बात करते हैं। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि 1975 में किस तरह से मीडिया को हथकड़ियां पहनाई गई थी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज से ठीक 50 साल पहले उस रात की कहानी जिस दिन सही मायने में मीडिया की आजादी पर ग्रहण लगा था। वो 25 और 26 जून की दरमियानी रात थी। दिल्ली की प्रेस लेन में जहां उस वक्त सभी बड़े अखबार छपते थे, वहां सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा था। अखबार के पेज तैयार हो चुके थे और अब उन्हें प्रिंटिंग प्रेस में छापने की तैयारी हो रही थी। तभी अचानक एक साथ सभी अखबारों की जो प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसकी बिजली गुल हो गई। अखबारों के दफ्तरों में अंधेरा छा गया, प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें थम गईं और समय पर समय गुजरता रहा, लेकिन बिजली वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच में सभी अखबारों की जो फोन लाइन थी उसे भी काट दिया गया। दरअसल ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये उस समय की इंदिरा गांधी सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश प्रेस की आजादी को कुचलने की। उस रात देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल थोप दिया गया था। देश भर में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही थीं। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और लालकृष्ण आडवाणी जैसे सभी बड़े नेता उस रात गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन यह खबर देश तक ना पहुंच पाए, इसलिए अखबारों की बिजली काट दी गई थी। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला दिन था जब सरकार ने अखबारों को छपने ही नहीं दिया। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल किशन चंद ने स्वयं अपनी गवाही में बताया था कि उस दिन जिस बैठक में अखबारों की बिजली लाइन काट देने के आदेश दिए गए थे, उसमें इंदिरा गांधी खुद मौजूद थी और उनके अलावा बंसीलाल, ओम मेहता, नवीन चावला और आर के धवन भी मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय से जब उस रात के हालात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। जेपी की गिरफ्तारी के समय यूएनआई के एक करस्पॉन्डेंट पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में थे। इस वजह से बात मीडिया में फैल गई और चंडीगढ़ से, भोपाल से, सब जगहों से खबर हो गई कि ये जेपी अरेस्ट हो गया। इमरजेंसी की किसी को कोई पता नहीं था। रात को 2:30 बजे हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे बीजी वर्गीज, उनको जब ये फ़ोन पर मालूम हुआ तो उठे। सागर अपार्टमेंट में रहते थे, हिंदुस्तान टाइम्स नज़दीक ही है। गए, उन्होंने इमरजेंसी लगाने की खबर बनवाई। कुछ अखबार छप भी गया। जब छप ही रहा था कि हिंदुस्तान टाइम्स की बिजली काट दी गई। मदरलैंड के
पूरे प्रेस को घेर लिया गया था पहले ही। इंडियन एक्सप्रेस की बिजली काट दी गई। इमरजेंसी एक तरफ दस्तखत कराया गया, दूसरी तरफ इसी आज़ादी पर सबसे पहला हमला हुआ और वो उस हमले का प्रतीक था प्रेस। तो 26 जून 1975 एक नई सुबह थी, लेकिन उसकी रोशनी में आजादी का कोई रंग नहीं था। उस सुबह लोग बेसब्री से अखबारों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर के दरवाजे पर अखबार नहीं था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उस रात कुछ अखबार ऐसे भी थे जिनकी बिजली काटने से सरकार से चूक हो गई थी। उनकी बिजली सरकार नहीं काट पाई थी। इस वजह से हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन जैसे अखबार रात में छप गए थे। लेकिन ये अखबार जनता के पास पहुंचते इसके पहले ही इंदिरा गांधी की सरकार के मुलाजिमों ने इन अखबारों को जब्त कर लिया। पुलिस ने बाजार में आ जाने वाले अखबारों, विशेष बुलेटिनों को बुक स्टॉल से उठाकर फेंक दिया, हॉकरों से छीनना शुरू कर दिया। और इस बीच सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज ऑल इंडिया रेडियो पर गूंजी। तब लोगों को पता चला कि इस देश में लोकतंत्र को कुचल दिया गया है। आप भी सुनिए इंदिरा गांधी ने किस तरह से की थी इमरजेंसी की घोषणा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो अब साफ था कि देश पर इमरजेंसी थोप दी गई है। पूरे 2 दिन तक अखबारों की बिजली काटी जाती रही। इस दौरान सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। हर अखबार को बता दिया गया कि देश में सेंसरशिप लागू कर दी गई है, यानी अखबार में कुछ भी छापने से पहले उसे सरकार को दिखाना होगा और अनुमति लेनी होगी। सरकार ने समाचार पत्रों को फरमान भेजे और सख्त हिदायत दी कि इनका उल्लंघन ना होने पाए। मतलब साफ था कि अब सिर्फ वही कहा और लिखा जा सकता है जिसकी इजाजत इंदिरा सरकार देगी। अखबार अपनी मर्जी से एक लाइन भी नहीं छाप सकते थे। सोचिए, अखबारों के दफ्तरों में संपादकों के ऊपर इंदिरा गांधी के सरकारी अधिकारी बैठा दिए गए, जो उसी अखबार में बैठकर उस अखबार के संपादक को बताते थे कि क्या छापना है और क्या नहीं। जब सभी अखबार आपातकाल के विरोध में लिखने से रोके जा रहे थे, ऐसे समय में इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका ने विरोध करने का एक नया तरीका निकाला। 27 जून 1975 को उन्होंने विरोध स्वरूप इंडियन एक्सप्रेस अखबार का संपादकीय खाली छोड़ दिया। यह तस्वीर उसी संपादकीय की है। यह विरोध भले ही सांकेतिक था, लेकिन इसका जबरदस्त असर हुआ। बदले में इंदिरा सरकार ने एक्सप्रेस ऑफिस की बिजली को 2 दिन के लिए काट दिया। वहीं विदेशी मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया। लंदन टाइम्स, डेली टेलीग्राफ, वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स को देश छोड़ने के फरमान दिए गए। वहीं इकोनॉमिस्ट और गार्जियन अखबार के रिपोर्टर्स ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धमकी मिलने के बाद अपने आप ही देश छोड़ दिया। इतना सब हो रहा था, मीडिया की आज़ादी को कुचला जा रहा था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोल रही थी कि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रेस पर सेंसरशिप जरूरी है। गलत खबरें जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। तो हालात ऐसे थे कि सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया था। बिना सेंसर अधिकारी की अनुमति के राजनीतिक खबरें छापी नहीं जा सकती थी। आपातकाल के दौरान संजय गांधी के इशारे पर 327 पत्रकार जेल में ठूस दिए गए, जबकि 3800 से ज्यादा अखबार जब्त कर लिए गए। 290 अखबारों के सरकारी विज्ञापन ही बंद कर दिए गए। और इतना ही नहीं, 7 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी भारत से जबरन बाहर निकाल दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद भंग कर दी गई और पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती जैसी न्यूज एजेंसियां जो अलग अलग थी, उनको मर्ज करके, उनका विलय करके एक ही समाचार एजेंसी बना दी गई, ताकि पूरे समाचार तंत्र को आराम से नियंत्रित किया जा सके। संसद और न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर भी सेंसरशिप लागू थी। सरकारी सेंसरशिप कमेटी समाचार माध्यमों के लिए कंटेंट तय करने लगी थी और जिन पत्रकारों ने इस तानाशाही के सामने घुटने टेकने से इनकार किया, उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी और कई को तो जेल की सलाखों के पीछे
कैद तक कर लिया गया। कुलदीप नैयर जैसे मशहूर पत्रकार को भी इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। इमरजेंसी के दौरान कुलदीप नैयर इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे थे और जिस रात इमरजेंसी लागू की गई थी उस रात वो अखबार के दफ्तर में ही थे। उन्होंने उस वक्त की यादों को साझा करते हुए कहा था कि हर वक्त खौफ का साया मंडराता रहता था और कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलना चाहता था, नहीं तो उसे गिरफ्तार होने का डर लगा रहता था। मीडिया खोखली हो चुकी थी और यहां तक कि प्रेस काउंसिल ने भी इस पर चुप्पी साध रखी थी। आप भी सुनिए उन्होंने इमरजेंसी की यादों को साझा करते हुए 2016 में क्या कहा था। प्रेस सेंसरशिप कि भाई आप कुछ लिख नहीं सकते, अगर लिखना चाहते हो तो सेंसर से दिखाओ कि क्या है। तो मैं एक्सप्रेस में काम करता था तो हमने एक दिन तो उसको रन किया था बिल्कुल ब्लैंक एडिटोरियल को, ताकि एक प्रोटेस्ट की तरह पर खैर उसके बाद अब क्योंकि उनके पास अभी तैयार नहीं था सेंसरशिप का, तो उन्होंने ये बहादुर शाह जफर मार्ग पर जहाँ पे सब ज़्यादा दफ्तर हैं उसमें से उन्होंने बिजली काट दी और बिजली नहीं आए। तो मैं रात को एक्सप्रेस से मुझे फ़ोन आया कि जी बिजली नहीं है। मैंने कहा प्रेस कैसे चलाएं? तो मैंने कहा बिजली क्यों नहीं। लेकिन अब मिसेस गांधी का रिमार्क था जब इमरजेंसी लग गई तो दूसरे दिन उसने एक रिमार्क दिया, नॉट ए डॉग हैज़ बार्क्ड। लेकिन जो मैं एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि इतना डर फैल गया, जो जर्नलिस्ट थे जिनको उठ के कोई बात करनी चाहिए थी वो बिल्कुल झक की तरह बैठ गए। तो चूंकि इमरजेंसी के दौरान ज्यादातर विदेशी पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया था, ऐसे में बाहरी दुनिया को भारत में हो रहे दमन चक्र की खबर नहीं मिल पा रही थी। ऐसे वक्त में सुंदर राजन जैसे पत्रकारों ने नतीजों की परवाह किए बिना विदेशी मीडिया के लिए लगातार खबरें भेजने का काम किया। वरिष्ठ पत्रकार सुंदर राजन ने 1978 में इमरजेंसी हटने के बाद खुद बताया था कि आपातकाल के दौरान वो कैसे इस काम को अंजाम देते थे। I managed to establish contacts with several foreign editors and began sending regular reports to them by airmail about what is happening. I remember the Guardian of London devoted an entire page to an article written by me, "The Empress Reigns Supreme." A lot of people helped me in my underground operation. तो इंदिरा सरकार में जब मीडिया का दमन हो रहा था तब इंद्र कुमार गुजराल सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। इस दौरान संजय गांधी प्रेस पर भी पूरा नियंत्रण चाहते थे। संजय गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल को फरमान दिया था कि आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज बुलेटिन प्रसारित होने से पहले उन्हें दिखाए जाएं। आपको बता दें कि जब तब प्रसार भारती नहीं था और आकाशवाणी पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता था। हालांकि इंद्र कुमार गुजराल ने संजय गांधी को ऐसा करने से मना कर दिया। जब संजय और गुजराल के बीच बातचीत गरमाने लगी तो बगल के कमरे में मौजूद इंदिरा गांधी आईं और उन्होंने कहा कि इस विषय पर बाद में बात की जाएगी। तो तब तो यह मामला शांति से निपट गया। लेकिन इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल संजय गांधी के निशाने पर आ गए। बाद में इंद्र कुमार गुजराल ने ये सारी बातें पत्रकार वीर सांघवी को दिए इंटरव्यू में बताई थी। वीर सांघवी की किताब मैंडेट विल ऑफ द पीपल के अनुसार इस घटना के कुछ ही दिन बाद गुजराल को प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया। वह सुबह 10-11 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो इंदिरा गांधी अपने ऑफिस के लिए पहले ही निकल चुकी थी। संजय गांधी वहां मौजूद थे और गुजराल का वो इंतजार कर रहे थे और वो इंदिरा गांधी का एक भाषण आकाशवाणी में ना चलने की वजह से बहुत नाराज थे। संजय गांधी ने गुस्से में इंद्र कुमार गुजराल से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। तब इस पर गुजराल बोले थे कि जब तक मैं हूं ऐसा ही चलेगा। आप बात करने का सलीका सीखिए। मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं, मैं आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं। यह कहकर इंद्र कुमार गुजराल वहां से चले गए। लेकिन अब बारी संजय गांधी की थी। उसी शाम को इंद्र कुमार गुजराल की इंदिरा गांधी के कैबिनेट से छुट्टी हो गई और उनकी जगह संजय गांधी के खासम खास विद्याचरण शुक्ल को नया सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया गया। हालांकि बाद में जाकर इंद्र कुमार गुजराल इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए।
इंद्र कुमार गुजराल एक दिन प्रधानमंत्री निवास पर आए। संजय गांधी ने उनको रोका और कहा कि जो बुलेटिन जारी होनी है वो मुझे दिखा करके करिए, और कुछ उदंडता से उन्होंने उनसे बात की। इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि संजय, तुम मेरे बेटे के बराबर हो, न तुम कांग्रेस के नेता हो, न सरकार में कोई पद है तुम्हारे पास, तुम मात्र इंदिरा गांधी के बेटे हो। तो तुमको ये अधिकार नहीं है कि इंद्र कुमार गुजराल को आदेश दे। अगले दिन इंद्र कुमार गुजराल से सूचना प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान मीडिया को बुरी तरह से कुचला, अपने हिसाब से खबरें लिखवाई और अपने हिसाब से खबरें रोकी। किसी की मजाल नहीं थी कि एक लाइन भी अपने मन से छाप दे, लेकिन इतने से भी इंदिरा गांधी की सरकार का गला नहीं भरा, पेट नहीं भरा। उसका अगला निशाना था बॉलीवुड। इंदिरा गांधी सरकार ने बॉलीवुड को भी कुचल दिया था और इसके शिकार बने थे महान गायक किशोर कुमार। किशोर कुमार अपने समय के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। उनके एवरग्रीन गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर के पीक पर इंदिरा गांधी सरकार ने किशोर कुमार पर प्रतिबंध लगा दिया था। साल 1976 में सरकार ने 6 महीने तक ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा दिया था। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? दरअसल किशोर कुमार ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का न्योता ठुकरा दिया था, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। किशोर कुमार को संजय गांधी के फ्लाइंग क्लब में एक शो के लिए गाने का इन्विटेशन मिला। एक अधिकारी ने फोन करके किशोर कुमार को आदेश देते हुए कहा था कि उन्हें फला तारीख को संजय गांधी के कार्यक्रम में परफॉर्म करना होगा। इस पर किशोर दा ने कहा कि मैं इस तरह नहीं आ सकता, आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजना चाहिए। उनके इस बयान पर वो अफसर नाराज हो गया और अगले 8 घंटों के अंदर किशोर कुमार पर बैन लगा दिया गया। और इस बैन के दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने नहीं बजाए गए। आप भी सुनिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना ने इस बारे में क्या कुछ बताया। संजय गांधी ने अपने नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एक गीतों भरी शाम का आयोजन किया। मुंबई से, बॉम्बे से बहुत सारे सितारों को बुलाया गया। उसमें दिलीप कुमार भी आए, अमिताभ बच्चन भी आए और भी बहुत से सितारे आए, लेकिन कुछ सितारों ने वहां आने से मना कर दिया। उनमें एक थे गायक किशोर कुमार। ऋषि शुक्ला जो तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनको ये बहुत बुरा लगा। ये बात संजय गांधी तक पहुंची, बाद में ये बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची। तो उन्होंने सीधे आदेश दे दिए कि किशोर कुमार का कोई भी गाना ऑल इंडिया रेडियो पे भी प्रसारित नहीं होगा और दूरदर्शन पे भी प्रसारित नहीं होगा, जो चित्रहार के अंदर गाने आते थे। तो ये ऐसा दौर था जो बाद में खैर जब आपात स्थिति हटी, लगभग 1 साल तक वो बैन रहे। दरअसल इमरजेंसी से पहले ही इंदिरा गांधी ने बॉलीवुड पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इमरजेंसी लगने से 4 महीने पहले यानी फरवरी 1975 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आंधी। इस फिल्म को गुलजार ने बनाया था। इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने बताया कि यह फिल्म उनके जीवन पर बनी है। गुलजार पहले ही यह साफ कर चुके थे कि यह फिल्म के जो लीड रोल है उसका इंदिरा गांधी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी इंदिरा ने इसे चेक करवाया और रिलीज की अनुमति दे दी। यह फिल्म पूरे 20 हफ्ते तक सिनेमाघरों में चली, लेकिन तब तक इमरजेंसी लग चुकी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने इस आंधी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। असल में सारा विवाद फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन के लुक को लेकर हुआ था। फिल्म में उनका साड़ी पहनने का स्टाइल, उनके बाल, उनकी चाल ढाल और यहां तक कि उनके डायलॉग बोलने का स्टाइल भी इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था। लेकिन एक बात बाद में इंदिरा गांधी की सरकार को फिल्म होने के रिलीज होने के बाद यह समझ में आई 20 हफ्ते बाद कि इस फिल्म में सुचित्रा सेन को सिगरेट और शराब पीते हुए दिखाया गया था। बस फिर क्या था, आंधी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में जब 1977 में इमरजेंसी हटी और इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई, तब जाकर आंधी पर से प्रतिबंध हटाया गया और इसे कई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। तो आपने बॉलीवुड की अब तक की सबसे सुपरहिट फिल्म शोले तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरजेंसी का प्रकोप शोले ने भी झेला था? यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने शोले की कहानी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करवाया था। दरअसल शोले इमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई थी
और आपने इस फिल्म के क्लाइमेक्स में देखा होगा कि डाकू गब्बर सिंह और ठाकुर बलदेव सिंह की आखिरी में लड़ाई होती है। ठाकुर के जूतों में कीलें लगी होती हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और गब्बर को वो ठाकुर गिरा देता है मारते मारते। इसके बाद ठाकुर अपने कील लगे जूतों से गब्बर सिंह का गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर ओम शिवपुरी प्रकट हो जाते हैं, जो ठाकुर को कानून का सम्मान करने पर एक लंबा चौड़ा सा एक लेक्चर देते हैं, जिसे सुनने के बाद ठाकुर सारी दुश्मनी भूलकर गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर देता है और गब्बर की जान बच जाती है। लेकिन यह सीन और यह क्लाइमेक्स ओरिजिनल शोले में इस तरह का नहीं था। जो ओरिजिनल शोले पहले शूट हुई थी उसमें ठाकुर बलदेव सिंह डाकू गब्बर सिंह को अपने कील लगे जूतों से कुचलकर मार डालता है। यानी ओरिजिनल शोले में गब्बर सिंह की मौत हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन जब यह फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो उसने फिल्म के डायरेक्टर रमेश चिप्पी को शोले का क्लाइमेक्स बदलने के लिए दबाव डाला। दरअसल सरकार नहीं चाहती थी कि फिल्म के माध्यम से यह संदेश जाए कि एक आम आदमी कानून को अपने हाथ में ले सकता है, क्योंकि वो इमरजेंसी का दौर था और आम जनता इंदिरा सरकार से नाराज थी। आखिरकार डायरेक्टर रमेश चिप्पी को झुकना पड़ा और इस शोले के क्लाइमेक्स को उन्होंने दोबारा कर्नाटक में जाकर फिर से शूट किया, जिसमें उनके 26 दिन लगे। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे इमरजेंसी की वो फिल्म जिसने संजय गांधी को पहुंचाया तिहाड़ जेल और बाद में फिल्म का डायरेक्टर बना सांसद। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, न्याय सबके लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और इमरजेंसी के दौरान एक ऐसी फिल्म भी आई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को इतनी चुभी
कि उसके प्रिंट तक जलवा दिए गए। बाद में संजय गांधी को इस जुर्म में तिहाड़ की हवा तक खानी पड़ी। फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का, जो एक पॉलिटिकल सटायर थी और इसे अमृत नाहटा ने बनाया था। इस फिल्म में राज बब्बर, शबाना आजमी के अलावा उत्पल दत्त और मनोहर सिंह जैसे अभिनेताओं ने महत्वपूर्ण किरदार निभाए थे। फिल्म में शबाना आजमी गूंगी जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो उत्पल दत्त गॉडमैन और मनोहर सिंह एक ऐसे नेता का रोल निभा रहे थे जो अजब गजब फैसले लेता था। इस फिल्म के किरदार गंगाराम की पार्टी का चुनाव चिन्ह कार दिखाया गया था। कहा गया कि संजय गांधी की मारुति परियोजना पर यह तंज था। जब इंदिरा गांधी की सरकार को इस फिल्म की खबर मिली तो जांच के लिए 7 सदस्यों का एक आयोग बना दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि इस कमीशन ने किस्सा कुर्सी का फिल्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को रेफर कर दिया। उसके बाद मंत्रालय ने फिल्म के डायरेक्टर अमित नाहटा को शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसमें इस फिल्म को लेकर 51 ऑब्जेक्शन लिए गए थे। इतना ही नहीं, संजय गांधी के इशारे पर इस फिल्म के सारे प्रिंट और रील तक जलवा दिए गए ताकि कहीं कोई नामो निशान ना बचे। लेकिन इमरजेंसी हटते ही लोकसभा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई। इंदिरा गांधी सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री बीसी शुक्ल पर आरोप लगा कि उन्होंने फिल्म के प्रिंट मुंबई से मंगवाकर सेंसर बोर्ड के ऑफिस से बुलवाकर गुड़गांव में मारुति की फैक्ट्री के अंदर से जलवाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और संजय गांधी को फिल्म के प्रिंट नष्ट करने का दोषी माना गया और उन्हें 1 महीने तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा। मजेदार बात यह है कि जिस अमृत नाहटा ने किस्सा कुर्सी का फिल्म बनाई थी वो कांग्रेस में ही हुआ करते थे और 1967 और 1971 में वो कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर से लोकसभा सांसद रह चुके थे। लेकिन इमरजेंसी लगने के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जब उनके प्रिंट जलवा दिए गए इमरजेंसी में तो उन्होंने जनता पार्टी का दामन थाम लिया और राजस्थान की पाली से लोकसभा सीट से 1977 में वो तीसरी बार चुनकर लोकसभा पहुंचे। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।